चाणक्य नीति। अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति मूर्ख शिष्य को समझाने, दुष्ट और चरित्रहीन स्त्री का पालन पोषण करने और दुखी लोगों की संगत करने से समझदार व्यक्ति भी परेशान हो सकता है। यह चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि मूर्ख शिष्य को सिखाने का कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह दुष्ट आचरण वाली स्त्री का साथ करना भी अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के साथ रहने से ज्ञानी पुरुष भी परेशानी में पड़ सकते हैं। चाणक्य की सीख। भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का नाम एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ और अद्वितीय मार्गदर्शक के रूप में दर्ज है। उनकी नीतियों का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि उस समय था। एक बार चाणक्य अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। अधिकांश शिष्य अत्यंत कुशल और ज्ञानवान थे, परंतु उनमें एक शिष्य था जिसका नाम माधव था। वह न केवल जिद्दी था बल्कि अज्ञानता में डूबा हुआ था। वह किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं होता था और खुद को सर्वज्ञ मानता था। चाणक्य ने कई बार उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश की, परंतु माधव पर किसी भी शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। मूर्ख शिष्य की समस्या। माधव अपने आप को इतना बड़ा विद्वान समझता था कि उसे किसी प्रकार की शिक्षा या मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं लगती थी। एक दिन चाणक्य ने अपनी कक्षा में एक महत्वपूर्ण नीति पढ़ाने का निर्णय लिया। यह नीति थी, मूर्ख शिष्य को समझाने से एक ज्ञानी व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। चाणक्य ने सोचा कि इस पाठ के माध्यम से माधव को उसकी गलतियों का बोध हो सकेगा। चाणक्य ने माधव से कुछ प्रश्न पूछे ताकि उसे सोचने पर मजबूर किया जा सके, परंतु माधव ने उनके प्रश्नों का मजाक उड़ाया और कहा, गुरुदेव, मुझे किसी की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। चाणक्य ने माधव की इस हठधर्मिता को देखकर समझ लिया कि उसे सिखाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने शेष शिष्यों से कहा, मूर्ख शिष्य को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में बीज बोना, इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग। चाणक्य के गुरुकुल के पास एक गांव था जहां एक चरित्रहीन और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री रहती थी। उसका उद्देश्य पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़पना था। गांव के लोग उसके कुटिल व्यवहार से भली भांति परिचित थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी चाल में फंस जाते थे। एक दिन माधव उस स्त्री से मिला और उसकी बातों में आ गया। वह उसके साथ समय बिताने लगा। जब चाणक्य को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने माधव को चेताया, जिस स्त्री का आचरण दुष्ट होता है उसके संग से हमेशा अनर्थ होता है, वह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगी। माधव ने चाणक्य की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और कहा, गुरुदेव, आप पुरानी सोच वाले हैं। आजकल लोगों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। चाणक्य ने उसकी बातों को अनसुना किया, परंतु वह जानते थे कि माधव का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। दुखी व्यक्तियों का संग। कुछ समय बाद उस स्त्री ने माधव को पूरी तरह ठग लिया। माधव अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठा और गहरे दुख में डूब गया। जब वह गुरुकुल लौटा तो हमेशा निराश और उदास रहता था। वह अपने दुखों की चर्चा अन्य शिष्यों से करता और धीरे धीरे बाकी शिष्य भी उसकी नकारात्मकता से प्रभावित होने लगे। अब वे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हर समय परेशान रहते थे। चाणक्य ने यह देखा और सोचा, दुखी व्यक्तियों का संग एक जहर की तरह होता है जो दूसरों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसे रोकना आवश्यक है। चाणक्य का समाधान। एक दिन चाणक्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के पास एक सुंदर वस्त्र था, लेकिन एक दिन उसने गलती से उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। वह सोने लगा, पर जब भी उसका हाथ या पैर उस छेद से टकराता वह और भी बढ़ता जाता। इसी प्रकार जब आप दुखी व्यक्तियों के संग रहते हैं तो उनका दुख आपके जीवन में भी प्रवेश कर जाता है और आपको भी प्रभावित करता है। इस कहानी ने शिष्यों को गहरा संदेश दिया और वे तुरंत माधव से दूरी बनाने लगे। उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। माधव का पश्चाताप। माधव को अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने चाणक्य से क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ आ गया है कि मूर्ख शिष्य को सिखाना, दुष्ट आचरण वाली स्त्री के साथ रहना और दुखी व्यक्तियों के संग रहना कितनी बड़ी भूल होती है। मैंने आपकी बातों को अनदेखा किया और अब इसका परिणाम भुगत रहा हूँ। कृपया मुझे माफ करें और सही रास्ते पर लौटने में मेरी मदद करें।
चाणक्य ने माधव को क्षमा करते हुए कहा, सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तुमने अनुभव किया और सीखा है, इसलिए अब तुम सही मार्ग पर चल सकते हो। लेकिन याद रखना कि भविष्य में इन नीतियों का पालन करना अनिवार्य है। निष्कर्ष, चाणक्य की यह नीति आज भी सत्य है कि मूर्ख शिष्य को सिखाने, दुष्ट और चरित्रहीन स्त्री के संग रहने और दुखी लोगों के साथ समय बिताने से कोई भी व्यक्ति परेशान हो सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन और संगति का आदर करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम जीवन में समस्याओं से बच सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। चाणक्य नीति। अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति। जो व्यक्ति किसी बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता, उसे समझाना आसान है, और जो व्यक्ति हर चीज का ज्ञान रखता है, उसे भी समझाया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कहावत में कहा गया है, चूहा हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन बैठा। कहानी। थोड़े ज्ञान का घमंड। गांव के एक छोटे से इलाके में एक बहुत ही उत्सुक लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसे बचपन से ही हर चीज में दिलचस्पी थी, और किसी भी नई चीज को लेकर वह जल्दी ही अपनी राय व्यक्त करने लगता था। लेकिन समस्या यह थी कि मोहन हर विषय की सतही जानकारी रखता था और कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करता था। गांव में एक प्रतिष्ठित शिक्षक पंडित जी भी रहते थे। वे विद्या के भंडार थे और पूरे गांव में उनका आदर था। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग उनके पास सलाह लेने जाते थे। पंडित जी हर बात को गहराई से समझते थे और सबको अच्छी तरह से समझाते थे। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा चल रही थी कि खेतों में फसल कम क्यों हो रही है। सारे बुजुर्ग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी मोहन भी वहां पहुंच गया और बिना पूरी बात सुने कहने लगा, फसल खराब हो रही है क्योंकि आपने सही बीज का चुनाव नहीं किया। बस बीज ही कारण है। बुजुर्गों ने उसे समझाया, तू अभी छोटा है और इस विषय में तेरा ज्ञान अधूरा है। हमें और भी कई पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कुछ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया था और उसी आधार पर अपनी राय दे रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिए, लेकिन मोहन को यह समझ में नहीं आया। उसे लगने लगा कि वह हर किसी से ज्यादा जानकार है। यह सब पंडित जी देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि मोहन थोड़े ज्ञान का घमंड पाल बैठा है। उन्होंने सोचा कि इसे एक सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन पंडित जी ने मोहन को अपने घर बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो। लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम हर समस्या का समाधान जानते हो। मोहन ने गर्व से कहा, जी पंडित जी, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और मुझे हर विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे एक समस्या का हल बताओ। मेरे बगीचे में एक नीम का पेड़ है और उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मोहन ने तुरंत कहा, यह तो सीधा सा कारण है, आपने पेड़ को पर्याप्त पानी नहीं दिया होगा। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, पर मैं तो पेड़ को रोज पानी देता हूँ, फिर क्या कारण हो सकता है? अब मोहन थोड़ा परेशान हुआ, फिर बोला, शायद मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई होगी। पंडित जी ने जवाब दिया, मैंने हाल ही में नई मिट्टी डाली है। अब तुम बताओ, और क्या कारण हो सकता है? अब मोहन असमंजस में पड़ गया। उसने कुछ और सतही बातें की, पर पंडित जी हर बात का जवाब देते रहे। अंत में मोहन चुप हो गया। तब पंडित जी ने उसे स्नेह से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें कुछ बातें पता हैं, लेकिन तुमने उन्हें पूरी तरह से नहीं समझा। थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है। लेकिन असली ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति अपनी अज्ञानता को भी समझता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, अब मैं समझ गया। मैंने आधे अधूरे ज्ञान पर घमंड किया और सोचा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। पंडित जी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बिल्कुल सही, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और उसे विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए।
जिस व्यक्ति के पास थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो, उसे समझाना सबसे कठिन होता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें विनम्र बनाता है। इस घटना के बाद मोहन ने हर बात को गहराई से समझने की आदत डाल ली। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया और अब वह हर विषय पर पंडित जी से मार्गदर्शन लेने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी समझदारी को पहचानने लगे, लेकिन अब मोहन अपनी राय हमेशा नम्रता से रखता था। सीख: इस कहानी का सार ये है कि ज्ञान की खोज में हमेशा विनम्रता और धैर्य होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमें घमंडी बना सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही प्राप्त होता है। चाणक्य नीति, अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति व्यक्ति को मुश्किल समय के लिए धन संचय करना चाहिए, लेकिन अगर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए धन खर्च करना पड़े तो धन को खर्च करने में देरी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर सुरक्षा के लिए धन और स्त्रियों दोनों का त्याग करना पड़े तो त्याग करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। धन का सही उपयोग एक समय की बात है जब मगध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। इस राज्य में चाणक्य का भी विशेष सम्मान था। उनकी नीतियों और समझदारी ने न केवल राज्य को सही दिशा दिखाई, बल्कि आम जनजीवन को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मगध राज्य के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अंशपुर था। इस गांव में एक अमीर व्यापारी धर्मपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धर्मपाल ने अपनी कड़ी मेहनत से खूब संपत्ति जमा कर रखी थी। वह अपने धन पर गर्व करता था, ये मानते हुए कि उसने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर लिया है और कोई भी विपत्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। धर्मपाल की पत्नी सुशीला बहुत समझदार और साहसी थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा आर्य और एक बेटी कावेरी। कावेरी अपनी मां की तरह साहसी थी और अपने भाई की तरह पढ़ाई में होशियार। एक दिन राजा विक्रम के दुश्मन राज्य अवंतिका के राजा ने मगध पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सीमावर्ती गांवों को लूटें। अंशपुर भी उनकी योजना का हिस्सा था। गांव के लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। धर्मपाल ने अपने परिवार को सांत्वना दी कि उनके पास इतना धन है कि वे किसी भी संकट से बच सकते हैं। सुशीला ने धर्मपाल को चेतावनी दी, धन से हर समस्या हल नहीं होती, हमें अपनी सुरक्षा की तैयारी भी करनी होगी। धर्मपाल ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास पर्याप्त धन है, हम सैनिकों को रिश्वत देकर उन्हें शांत कर सकते हैं। लेकिन सुशीला धर्मपाल की बातों से सहमत नहीं थी। उसे पता था कि आने वाले संकट को केवल धन से टाला नहीं जा सकता। सुशीला ने गांव की स्त्रियों को संगठित किया और गांव की रक्षा के लिए योजना बनाई। उन्होंने पुरुषों को भी इस कार्य में सम्मिलित किया। सुशीला कावेरी की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थी, लेकिन धर्मपाल ने उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका धन उन्हें सुरक्षित रखेगा। रात के अंधेरे में अवंतिका के सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया। गांव में हाहाकार मच गया। धर्मपाल ने अपने धन के बक्से खोले और सैनिकों को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन के सैनिकों को केवल लूटपाट और विनाश में रुचि थी। उन्होंने धर्मपाल के घर पर हमला किया और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। उसकी वर्षों की मेहनत से संचित दौलत कुछ ही पलों में खत्म हो गई। धर्मपाल टूट चुका था। वह अपने धन पर पूरी तरह निर्भर था, लेकिन तब सुशीला ने साहस का परिचय दिया। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया। सुशीला ने न केवल अपनी बेटी कावेरी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, बल्कि गांव की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव की महिलाओं ने मिलकर एक सशक्त रक्षा पंक्ति बनाई और दुश्मनों को रोकने में सफल रहीं। धर्मपाल ने यह सब देखा तो उसे चाणक्य की नीतियों का सही मतलब समझ में आया। उसने सोचा, धन हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उसे खर्च करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। धर्मपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने धन की रक्षा से अधिक अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय किया। अंततः राजा विक्रम के सैनिक गांव पहुंच गए और दुश्मन को खदेड़ दिया। धर्मपाल ने अपने खोए हुए धन पर कोई पछतावा नहीं किया, क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की थी। उसने सुशीला के साहस की सराहना की और अब वह जान गया था कि सही समय पर धन का सही उपयोग ही असली बुद्धिमानी है।
इस घटना के बाद धर्मपाल ने अपने जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी बेटी कावेरी की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया ताकि वह भविष्य में और भी सशक्त बन सके। साथ ही उसने अपने गांव के अन्य परिवारों की सुरक्षा के लिए भी धन का एक हिस्सा सुरक्षित रखा ताकि संकट के समय में स्त्रियों और बच्चों की रक्षा हो सके। कहानी का संदेश यही है कि धन को संचित करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि धन का संचय केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान के लिए होना चाहिए। जब स्त्रियों की सुरक्षा की बात हो तो धन को त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन से अधिक महत्वपूर्ण उनके जीवन और सम्मान होते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति। जो व्यक्ति किसी बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता उसे समझाना आसान है, और जो व्यक्ति हर चीज का ज्ञान रखता है उसे भी समझाया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कहावत में कहा गया है, चूहा हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन बैठा। कहानी। थोड़े ज्ञान का घमंड। गांव के एक छोटे से इलाके में एक बहुत ही उत्सुक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसे बचपन से ही हर चीज में दिलचस्पी थी और किसी भी नई चीज को लेकर वह जल्दी ही अपनी राय व्यक्त करने लगता था। लेकिन समस्या यह थी कि मोहन हर विषय की सतही जानकारी रखता था और कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करता था। गांव में एक प्रतिष्ठित शिक्षक पंडित जी भी रहते थे। वे विद्या के भंडार थे और पूरे गांव में उनका आदर था। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग उनके पास सलाह लेने जाते थे। पंडित जी हर बात को गहराई से समझते थे और सबको अच्छी तरह से समझाते थे। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा चल रही थी कि खेतों में फसल कम क्यों हो रही है। सारे बुजुर्ग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी मोहन भी वहां पहुंच गया और बिना पूरी बात सुने कहने लगा, फसल खराब हो रही है क्योंकि आपने सही बीज का चुनाव नहीं किया। बस बीज ही कारण है। बुजुर्गों ने उसे समझाया, तू अभी छोटा है और इस विषय में तेरा ज्ञान अधूरा है। हमें और भी कई पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कुछ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया था और उसी आधार पर अपनी राय दे रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिए, लेकिन मोहन को यह समझ में नहीं आया। उसे लगने लगा कि वह हर किसी से ज्यादा जानकार है। यह सब पंडित जी देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि मोहन थोड़े ज्ञान का घमंड पाल बैठा है। उन्होंने सोचा कि इसे एक सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन पंडित जी ने मोहन को अपने घर बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो। लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम हर समस्या का समाधान जानते हो। मोहन ने गर्व से कहा, जी पंडित जी, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और मुझे हर विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे एक समस्या का हल बताओ। मेरे बगीचे में एक नीम का पेड़ है और उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मोहन ने तुरंत कहा, यह तो सीधा सा कारण है, आपने पेड़ को पर्याप्त पानी नहीं दिया होगा। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, पर मैं तो पेड़ को रोज पानी देता हूँ, फिर क्या कारण हो सकता है? अब मोहन थोड़ा परेशान हुआ, फिर बोला, शायद मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई होगी। पंडित जी ने जवाब दिया, मैंने हाल ही में नई मिट्टी डाली है। अब तुम बताओ, और क्या कारण हो सकता है? अब मोहन असमंजस में पड़ गया। उसने कुछ और सतही बातें की, पर पंडित जी हर बात का जवाब देते रहे। अंत में मोहन चुप हो गया। तब पंडित जी ने उसे स्नेह से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें कुछ बातें पता हैं, लेकिन तुमने उन्हें पूरी तरह से नहीं समझा। थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन असली ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति अपनी अज्ञानता को भी समझता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, अब मैं समझ गया। मैंने आधे अधूरे ज्ञान पर घमंड किया और सोचा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ
कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। पंडित जी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बिल्कुल सही, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और उसे विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो, उसे समझाना सबसे कठिन होता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें विनम्र बनाता है। इस घटना के बाद मोहन ने हर बात को गहराई से समझने की आदत डाल ली। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया और अब वह हर विषय पर पंडित जी से मार्गदर्शन लेने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी समझदारी को पहचानने लगे, लेकिन अब मोहन अपनी राय हमेशा नम्रता से रखता था। सीख: इस कहानी का सार ये है कि ज्ञान की खोज में हमेशा विनम्रता और धैर्य होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमें घमंडी बना सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही प्राप्त होता है। चाणक्य नीति, अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति। चाणक्य बताते हैं कि असली बंधु बांधव वही होते हैं जो व्यक्ति के असाध्य रोग में, बुरी आदत में पड़ने पर, या अकाल, शत्रु आक्रमण और सरकार की तरफ से मुकदमे में, अथवा प्रियजन की मृत्यु के समय उसके साथ खड़े होते हैं। सच्चे बंधु बांधव। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक गांव में दत्तात्रेय नामक एक धनी व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। अपने व्यापार के कारण उसने खूब धन दौलत कमाई और गांव में उसका काफी आदर सम्मान था। उसके आसपास हमेशा लोग घिरे रहते थे और सभी उससे घनिष्ठता का दावा करते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक पुत्र और एक बेटी थे जो उससे बेहद स्नेह करते थे। हालांकि अपने आसपास मौजूद इतने सारे लोगों के बावजूद दत्तात्रेय के मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि क्या ये सभी लोग वास्तव में उसके सच्चे साथी और हितैषी हैं? फिर एक दिन अचानक दत्तात्रेय की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने सोचा कि यह बस साधारण बीमारी होगी और जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ उसकी हालत और बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य भी उसका इलाज करने में असफल रहे और उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। दत्तात्रेय को तब एहसास हुआ कि उसकी मुश्किलें अब केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहीं। जो लोग पहले उसके चारों ओर थे, धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। किसी ने भी उसकी बीमारी में साथ नहीं दिया। दत्तात्रेय को यह एहसास होने लगा कि शायद उसकी धन दौलत और प्रभाव के कारण ही लोग उसके साथ थे। अब जब उसे वास्तविक मदद की जरूरत थी, कोई भी उसका साथ देने के लिए आगे नहीं आया। दत्तात्रेय की पत्नी और बच्चे उसके साथ खड़े थे, लेकिन उसके व्यापार से जुड़े सभी लोग और जो खुद को उसके मित्र कहते थे, धीरे धीरे उससे किनारा कर गए। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने दत्तात्रेय को समझाया। चाणक्य ने कहा है कि सच्चे बंधु बांधव वही होते हैं जो व्यक्ति के कठिन समय में उसका साथ देते हैं। जब कोई गंभीर रोग, बुरी आदत, शत्रु आक्रमण या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसी विपत्ति आती है, तभी असली मित्रों और रिश्तेदारों की पहचान होती है। दत्तात्रेय ने इस बात को बहुत गहराई से सोचा और अपनी परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझने लगा। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा और अनाज की भारी कमी हो गई। गांव के लोग संघर्ष करने लगे और यह समय दत्तात्रेय के लिए भी और मुश्किलों से भरा हो गया। व्यापार ठप हो गया और उसकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन इस कठिन घड़ी में भी जिन लोगों ने पहले उसकी मदद से खूब लाभ कमाया था, वे उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। इसी बीच दत्तात्रेय का एक पुराना मित्र नारायण, जो किसी दूर गांव में रहता था, ने दत्तात्रेय की कठिनाइयों की सूचना पाकर तुरंत उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। बिना किसी स्वार्थ के नारायण ने अपनी थोड़ी बहुत संपत्ति लेकर दत्तात्रेय के पास पहुंचकर उसकी आर्थिक मदद की। नारायण ने कहा, मुझे पता है कि इस समय तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे हालात जैसे भी हों। दत्तात्रेय की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि नारायण ही उसका सच्चा मित्र था, जिसने मुश्किल समय में उसका साथ नहीं छोड़ा। नारायण ने सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि दत्तात्रेय को उसकी बुरी आदतों से बाहर निकालने में भी मदद की, जो उसकी बीमारी और व्यापारिक संकट का कारण बन रही थीं। नारायण ने उसे यह सिखाया कि जीवन की सच्ची सफलता केवल धन और व्यापार में नहीं है, बल्कि सच्चे रिश्तों और मित्रों के साथ खड़े रहने में है। उसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। दत्तात्रेय के अन्य मित्र गोविंद, जो सेना में थे, ने अचानक गांव पर शत्रु आक्रमण की खबर दी।
शत्रु का आक्रमण गांव को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। गोविंद ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए योजना बनाई और शत्रु को दूर रखने में सफल रहे। इस घटना ने दत्तात्रेय को फिर से यह एहसास कराया कि वही लोग सच्चे मित्र और बंधु होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ देते हैं। समय के साथ दत्तात्रेय की हालत में सुधार होने लगा। नारायण और गोविंद की सहायता और देखभाल से वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन इस पूरे अनुभव ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अब यह समझ लिया था कि जीवन में धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण वे लोग हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। कुछ महीनों बाद दत्तात्रेय के जीवन में एक और दुखद घटना घटी। उसकी पत्नी का निधन हो गया। इस बार भी नारायण और गोविंद ने उसे संभाला और उसके दुख में उसके साथ खड़े रहे। यह सब देखकर दत्तात्रेय को यकीन हो गया कि चाणक्य की शिक्षा बिल्कुल सही थी। सच्चे मित्र और बंधु वही होते हैं जो जीवन के सबसे कठिन समय में आपका साथ देते हैं। इन सभी अनुभवों से प्रेरित होकर दत्तात्रेय ने अपने जीवन के शेष समय को दूसरों को यह सिखाने में लगाया कि सच्चे रिश्ते और मित्रता का असली अर्थ क्या होता है। वह गांव के युवाओं को यह सीख देने लगा कि जीवन में सच्चे बंधु बांधवों की पहचान करना ही सच्ची खुशी और सफलता की कुंजी है। दत्तात्रेय की यह कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग चाणक्य की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने लगे। यही सिखाता है कि असली बंधु बांधव वही होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ न छोड़ें। चाणक्य नीति। अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, जहां आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं होते और जहां परिवार व मित्र भी नहीं होते, वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में शिक्षा के साधन भी न हो, वहां मनुष्य को निवास नहीं करना चाहिए। नई दिशा की तलाश प्राचीन काल में भारत के एक छोटे से राज्य में श्रवण नाम का एक युवा विद्वान रहता था। अपनी गहन बुद्धिमानी और प्राचीन शास्त्रों के गहरे अध्ययन के लिए वह काफी प्रसिद्ध था। वह अक्सर गांव में बैठकर धार्मिक और सामाजिक विषयों पर विचार करता और लोगों की समस्याओं का हल सुझाता। गांव के लोग उसे ग्राम आशी कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी सलाह और ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे श्रवण को यह आभास होने लगा कि इस स्थान पर विद्वानों का सही सम्मान नहीं होता है। श्रवण का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे प्रारंभ से ही शिक्षा दी और उसने कठिन परिश्रम से ज्ञान अर्जित किया। श्रवण ने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसकी विद्वता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका ज्ञान किसी काम का नहीं था, क्योंकि न तो उसे कोई राजा बुलाता और न ही गांव के लोग उसकी सलाह को गंभीरता से लेते थे। धीरे धीरे उसे इस उपेक्षा के कारण अपने राज्य में निराशा का अनुभव होने लगा। राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। व्यापार ठप हो रहा था, खेती सूख रही थी और लोगों के पास रोजगार के साधन खत्म हो रहे थे। श्रवण ने कई बार राजा के दरबार में जाकर राज्य को बेहतर बनाने के उपाय सुझाए, जैसे नदियों का सही उपयोग, सिंचाई की व्यवस्थाओं में सुधार और व्यापार मार्गों को पुनः स्थापित करना। लेकिन हर बार राजा और उसके मंत्री उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन श्रवण ने गांव के कुछ बुजुर्गों से परामर्श किया। उन्होंने उससे कहा, चाणक्य ने कहा था कि जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, जहां आजीविका के साधन नहीं होते और जहां परिवार और मित्र भी न हो, वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। श्रवण, अब समय आ गया है कि तुम भी इस बात पर विचार करो। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं है और यहाँ रहकर तुम अपनी प्रतिभा का अपमान कर रहे हो। बुजुर्गों की बातों ने श्रवण को गहन सोच में डाल दिया। उसे एहसास हुआ कि वे सही कह रहे थे। उसकी बुद्धिमत्ता और विद्वता की यहाँ कोई कद्र नहीं थी और वह लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा था। उसके पास शिक्षा और ज्ञान तो था, पर उसे सही दिशा में उपयोग करने का अवसर नहीं मिल रहा था। उसके पास न कोई मित्र थे, न परिवार और न ही रोजगार के साधन। अगले दिन श्रवण ने अपने कुछ आवश्यक सामान बांधा और एक नए देश की ओर प्रस्थान किया। उसे विश्वास था कि कहीं न कहीं ऐसा स्थान जरूर होगा जहां उसकी विद्या का सही मूल्यांकन होगा
और वह समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान दे सकेगा। कई दिन की लंबी यात्रा के बाद श्रवण एक नए राज्य में पहुंचा। इस राज्य का राजा विद्वानों का अत्यधिक सम्मान करता था और उनके विचारों को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहता था। जब श्रवण ने राजा के दरबार में अपनी योजनाओं के बारे में बताया, तो राजा ने उसे ध्यान से सुना और तुरंत उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना लिया। राजा और श्रवण ने मिलकर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सिंचाई के नए साधन बनाए, व्यापार मार्गों को फिर से खोला और राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल और गुरुकुलों की स्थापना की। धीरे धीरे श्रवण के ज्ञान का सम्मान पूरे राज्य में होने लगा और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। श्रवण को अब यह भली भांति समझ आ गया था कि व्यक्ति को उस देश में रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां रोजगार के साधन उपलब्ध हों और जहां शिक्षा का मूल्यांकन सही तरीके से हो। अब वह अपने नए राज्य में संतुष्टि और आदर के साथ जीवन बिता रहा था। हालांकि उसने अपने पुराने राज्य को कभी भुलाया नहीं। वह अक्सर सोचता कि यदि वहां के लोग चाणक्य के उपदेशों को समझ पाते तो उनका राज्य भी समृद्ध और खुशहाल हो सकता था। इस पूरे अनुभव ने श्रवण को सिखाया कि जीवन में सही दिशा और सही स्थान का चयन करना बेहद आवश्यक है। समय बीतने के साथ श्रवण ने कई शिष्यों को शिक्षा दी और राज्य में ज्ञान का प्रकाश फैलता रहा।